तो वेलकम फ्रेंड्स टू द मैथ्स क्लासेस। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज़। ये 11th क्लास का चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ। मतलब पीरियोडिक टेबल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसके अंदर फॉर्मेशन, एलिमेंट्स का अलाइनमेंट, एलिमेंट को पीरियड्स में, ग्रुप्स में किस तरीके से डिवाइड किया गया, वो हम सब कुछ समझेंगे। तो वी जस्ट स्टार्ट विद अ पीरियोडिक टेबल अनवीलिंग केमिस्ट्री मास्टरपीस। तो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द सिस्टमैटिकल अंडरस्टैंडिंग। हमने एलिमेंट को क्लासीफाई क्यों किया? क्लासीफाई का मतलब अलग अलग पार्ट्स में रखा गया। जनरली पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब यहाँ पे कुछ लाइटर एलिमेंट्स हैं, कुछ हैवियर एलिमेंट्स हैं, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं और कुछ इनर्ट पेयर एलिमेंट्स हैं। तो इन सारे एलिमेंट्स की क्या है, प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिस्टमैटिकल अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। यहाँ पर इमेजिन ट्राइंग टू लर्न अबाउट 118 यूनिक एलिमेंट्स। 118 एलिमेंट्स है टोटल, विदाउट एनी ऑर्डर। क्लासीफाई हेल्प अस ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड देयर डाइवर्स बिहेवियर इन अ सिस्टमैटिकल वे। तो 118 अगर एलिमेंट, 118 एलिमेंट्स को हम लोग अगर प्रॉपरली अरेंज नहीं करेंगे तो हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो उनको प्रॉपर अरेंज करने के लिए हमें उन्हें उनकी प्रॉपर्टीज़ मालूम होनी चाहिए। जैसे हमने कुछ एलिमेंट्स रखे, एस ब्लॉक के अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स रखे, तो वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमने एलिमेंट को क्यों सिस्टमैटिकली डिवाइड किया हुआ है। हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर कि हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उन्होंने कितने बोले? 118 एलिमेंट्स। कितने? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 118 एलिमेंट्स है टोटल। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 118 एलिमेंट्स है। अब ये 180 एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया गया है कि इन सबकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए लगभग, जो जिस ग्रुप के अंदर आ रहा है। उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट आ रहा है उसके अंदर उसकी रिएक्टिविटी कैसी है उसके साथ वाले एलिमेंट्स के साथ में। तो ऑल दीज थिंग्स इज अरेंज्ड बाय द मेंडलीव इन द पीरियोडिक टेबल। अब मैं कुछ चीज़ें आपको ओवरव्यू बता दूं, देन वी जस्ट गो टू द थ्योरी। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास ये वाला जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को बोला गया है यहाँ पे एस ब्लॉक बोला गया है। अब यहाँ पे कैसे एलिमेंट्स रखे हुए हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स रखे गए हैं, सॉफ्ट एलिमेंट्स रखे हुए हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। क्या है? सॉफ्ट एलिमेंट्स, दे आर वेरी सॉफ्ट। और क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी चीज़ इसके अंदर विशेषता ये आ रही है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है। क्या है? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अंडरस्टैंड? तो हमने इसको एस ब्लॉक के अंदर रखा गया है। एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड। रिमेंबर रखिएगा, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड। एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। यहाँ पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे दूसरे ग्रुप में, यहाँ पे हमने इसको +2 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करेंगे। ये एक ब्लॉक हो गया, 118 एलिमेंट का एक ब्लॉक यहाँ पे अलग हो गया। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 एस ब्लॉक के एलिमेंट्स एक साइड में आ गए। इनकी प्रॉपर्टीज़ भी लगभग क्या है, सेम है, ठीक है। इसके बाद में हमने दूसरा ब्लॉक लिया, जिस ब्लॉक को बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे डी ब्लॉक। फिर रिमेंबर रखिएगा आप 3 to 12 में यहाँ पे डायरेक्टली बोलूँगा कि डी ब्लॉक जो एलिमेंट है वो स्टार्ट होता है 3 से लेके 12 तक स्टार्ट होता है। एंड ऑल आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये कौन से एलिमेंट्स हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का काम क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट का काम ये होता है कि दे जस्ट शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्या शो करता है ये? एक डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो। सर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये होता है एलिमेंट्स आर रेडी टू रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट्स एंड दे शो कलर। ये डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स शो करते हैं। एट नॉर्मल टेम्परेचर ऑल दीज एलिमेंट अप्रॉक्सीमेटली ऑल दीज एलिमेंट्स आर सॉलिड। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या रहते हैं? सॉलिड रहते हैं। जैसे मैं बात करूं आयरन की बात करूं, इसके अंदर आयरन कहाँ दिख रहा है आपको बताइए? इसके अंदर ये आयरन है। अंडरस्टैंड? आयरन सॉलिड होता है। इसके बाद में अगर टाइटेनियम की बात करूं तो टाइटेनियम बहुत हल्का और बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, ठीक है। इसके बाद में
टिन की बात करूँ, टिन भी है इसके अंदर, ठीक है। निकल है, मैग्नेट बनता है, निकल और कोबाल्ट से मैग्नेट बनते हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर। इट इज़ वेरी हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। इसके बाद में हम लोग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिमेंट की बात करते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर को बियर करता है, उसका नाम है टंगस्टन। क्या नाम है? टंगस्टन। टंगस्टन कहाँ दिख रहा है बताइए इसमें आपको? टंगस्टन डब्लू। ये ऐसा एलिमेंट है जो बहुत हाई टेम्परेचर बियर कर सकता है, 2500 डिग्री सेल्सियस तक की टेम्परेचर बियर कर सकता है, फिर भी ये मेल्ट नहीं होगा। जो हमारे घरों में बल्ब लगते थे ना येलो कलर के, तो उसके अंदर जो पतला सा तार होता था वो किसका बना होता था? टंगस्टन का बना होता था। किसका? टंगस्टन का। इसमें और भी एलिमेंट्स हैं, हम बात करेंगे यहाँ पे सिल्वर की, नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड रहता है। कैडमियम के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यूज में आते हैं। प्लेटिनम इज वेरी प्रीशियस एलिमेंट टू मेकिंग द ज्वेलरीज एंड ऑर्नामेंट्स। गोल्ड इज ऑल्सो द एलिमेंट विच इज यूज टू मेकिंग द ज्वेलरीज एंड वेरी गुड एप्लीकेशन इन द सेटेलाइट फॉर्मेशन में भी काम आता है, क्योंकि इसके अंदर कोरोजन नहीं होता है। तो इसके अंदर हमने कौन से एलिमेंट्स रखे हुए हैं? वो एलिमेंट्स रखे हैं डी ब्लॉक के अंदर, वो जो अपनी नॉर्मल स्टेट में सॉलिड रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे गैशियस, जितनी भी गैसेस हैं वो पाई जाती हैं पी ब्लॉक के अंदर। किसके अंदर पाई जाती हैं? पी ब्लॉक के अंदर। मतलब मैं आपको ये मॉडर्न पीरियड टेबल बता रहा हूँ, अभी मॉडर्न से हम लोग बैकवर्ड में जाएंगे। अंडरस्टैंड? किस में जाएंगे? अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पे इन्हें +1 +2 एलिमेंट्स रखे हैं, यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक एलिमेंट्स रखे हुए हैं। यहाँ पे कुछ +1 से लेकर -7 तक एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे जो ये लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं, आपको इसको बोलते हैं नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं इसको? नोबल गैसेस बोलते हैं यहाँ पर। एंड ऑल नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव गैसेस। ये क्या होती है? नॉन रिएक्टिव गैसेस है। नॉन रिएक्टिव गैसेस का मतलब है दे आर जस्ट हैविंग स्टेबल आउटर मोस्ट ऑक्टेट। मतलब जो इनका आउटर मोस्ट ऑक्टेट है वो पूरी तरीके से क्या है? स्टेबल है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अभी आपके पास में, तो यहाँ पे जो गैसेस पाई जाती हैं, गैसेस आपको मालूम है ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसके बाद कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर डाइऑक्साइड फॉर्म करती है। क्या बनाती है? डाइऑक्साइड फॉर्म करती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, NO2। तो ये सारी की सारी जो गैसेस हो गई, ये यहाँ पे पी ब्लॉक के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ही डेंजरस एलिमेंट है इस पूरे पीरियड टेबल के अंदर। 1 किलो अगर वो इस्तेमाल हो गया तो कम से कम एक पूरा शहर नष्ट हो सकता है। 1 kg ऑफ यूरेनियम 235 यहाँ दे रहे हैं इसको। कौन सा? यूरेनियम 235 बहुत ही ज़्यादा डेंजरस एलिमेंट है। यूरेनियम तो यूरेनियम का पूरा नाम क्या आएगा यहाँ पे? यूरेनियम 235, ठीक है। तो यूरेनियम 235 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये। तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये जनरली बॉम्ब बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। और ये न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूज़ होता है। किसके अंदर? रिएक्टर के अंदर यूज़ होता है। अगर एक बार ये एक्टिव हो गया एलिमेंट तो लाखों सालों तक ये बंद नहीं होता, ये चलता ही रहेगा। मतलब लैक ऑफ ईयर्स तक। इसमें पानी डाल लो, आप फायर एक्सटिंग्विशर डाल लो, XYZ आप इसमें कुछ भी डाल लो, ये एलिमेंट जलना बंद नहीं होगा और इसके दायरे में जो भी आएगा उसकी तुरंत डेथ हो जाएगी बिकॉज ऑफ रेडिएशंस। लगभग इसको इस्तेमाल किया गया था 64 kg। जब अमेरिका ने इसको कहाँ गिराया था? हिरोशिमा नागासाकी में गिराया था। तो लगभग 17,000 लोग तुरंत मर गए थे। 17,000 लोग तुरंत मर गए थे। स्पीड ऑफ लाइट से 20 गुना ज़्यादा तेज़ी से लोगों की डेथ हो गई थी। अब स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड।
लेकिन उससे 20 गुना ज़्यादा तेज़ी से जब ये गिरा था हिरोशिमा में, तब वहाँ पे जो 17,000 लोग थे वो तुरंत हवा में उड़ गए, हड्डियाँ पिघल गई, हड्डियाँ भाप बन गई। कैन यू इमेजिन कि कितना खतरनाक एलिमेंट है। 64 kg तब यूज़ किया गया था, अभी जो सबसे खतरनाक है उसके अंदर सिर्फ 1 kg यूज़ किया गया है, इसको एनरिच करके, क्या करके, एनरिच करके। और ये इससे कम से जो वहाँ पे बम गिरा था उससे 20 गुना ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो लगभग जहाँ पे ये गिरेगा उसका लगभग 5 से 6 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी लोग होंगे, 5 to 6 किलोमीटर्स, कैन यू इमेजिन, वो पूरे लोगों की तुरंत क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। बिकॉज ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, इसमें रेडिएशन प्रोड्यूस होगा और एक फायर स्टार्ट होगी, तो उससे तुरंत मर जाएंगे। और बाकी जो बचे हुए लोग हैं अगले 20 से 25 किलोमीटर में वो रेडिएशन में डेथ हो जाएगी पिछले 2 से 3 दिन के अंदर उसकी। तो इतना नुकसानदायक होता है क्या, यूरेनियम 235। ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी क्वांटिटी में। हमारे यहाँ पे पाया जाता है थोरियम। क्या पाया जाता है, थोरियम। क्या पाया जाता है, थोरियम इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट, लेकिन उसको एनरिच करना पड़ता है आगे ब्लास्ट करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके उसको एनरिच करते हैं। तो राइट नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू, यूरेनियम 235 में से ही सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकलते हैं। इसके अंदर से यूरेनियम 235 में ही सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मैक्सिमम निकलते हैं, जो कि एफ ब्लॉक में पाए जाते हैं। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का क्या होता है, उसके अंदर इवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो वी आर जस्ट मूविंग बैक साइड। तो हमने यहाँ पे बात करी, ये जो एलिमेंट्स हैं ये अल्कली हैं और ये अल्केलाइन अर्थ मेटल्स हो गए, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। अब हम समझते हैं कि आपकी किताब के अंदर क्या चीज़ें दी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। सो वाई क्लासीफाई एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को क्यों क्लासीफाई किया गया है, ताकि उनको सिस्टमेटिकली अरेंज कर सके। 118 एलिमेंट्स को सिस्टमेटिकली अरेंज किया, एस ब्लॉक के अंदर डाले गए, कुछ पी ब्लॉक में डाले गए, कुछ डी ब्लॉक में डाले गए, कुछ एफ ब्लॉक के अंदर डाले गए। प्रिडिक्टिव पावर्स, बाय क्लासिफाइंग एलिमेंट्स केमिस्ट कैन प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स और इवन दोज येट टू बी सिंथेसाइज्ड। मतलब जो भी केमिस्ट थे वो प्रॉपर तरीके से उसको पहचान पाएँ कि कहाँ से कौन से एलिमेंट की प्रॉपर्टी हमको उठानी है, और अगले अगर कुछ एलिमेंट्स मिलें तो उनको एक जगह पे फिक्स कर पाएँ। ठीक है, इसलिए पीरियड टेबल की ज़रूरत पड़ी, इसलिए पीरियड टेबल को क्लासीफाई करने की हमें ज़रूरत पड़ी। रिवीलिंग पैटर्न, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिवीलिंग पैटर्न? द पीरियड टेबल रिवील्स fascinating patterns and trends in physical and chemical properties making chemistry more logical and predictable। इन्होंने क्या किया कि इस पैटर्न को इस तरीके से बनाया गया कि +1 कितने लूज़ कर रहे हैं, +2 कौन कौन लूज़ कर रहे हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स हैं, ताकि इनको एक क्रम में बांधने के साथ साथ इनको लॉजिकली हम लोग अंडरस्टैंड कर पाएँ। क्या कर पाएँ, लॉजिकली अंडरस्टैंड कर पाएँ। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर घर में कहीं पर कुछ पड़ी हुई है तो हमें ढूंढने में टाइम लग जाएगा, बट अगर मालूम है कि इस अलमारी के अंदर, इस फलाने जगह के अंदर हमारे कपड़े रखे हुए हैं, बर्तन रखे हुए हैं, तो ये थोड़ी कपड़े की अलमारी में तुमने बर्तन जमा दिए और मसाले भर दिए उसके अंदर और चूहे मारने की दवाई भर दी वहाँ पर, तो इससे क्या होगा कि हम एक्चुअल चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने क्या किया, उनको रिवीलिंग पैटर्न के अंदर सिस्टमेटिकली अरेंज किया, क्लासीफाई किया इनको। नाउ अर्ली अटेम्प्ट्स टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स, पहले कुछ अटेम्प्ट्स किए गए एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो डॉबनियर ट्रेड्स, ठीक है, 1817 में दिया गया लॉ। जॉन डॉबरेनियर नोटिस दैट सम एलिमेंट्स फॉर्म ग्रुप ऑफ 3 or traits where the middle elements atomic mass was roughly the average of other and they shared similar chemical properties। अब इनने क्या देखा कि कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर कैसे, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, रिएक्टिव भी है, तो इन्होंने क्या किया, उसको एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर अरेंज कर दिया। ठीक है, कंसेप्ट क्या था उनका, एलिमेंट इन 3 विथ एवरेज एटॉमिक मास। तो ऐसे 3 एलिमेंट लिए जिसका एवरेज एटॉमिक मास, जैसा हाइड्रोजन ले लिया, हीलियम ले लिया, ड्यूटेरियम ले लिया, तो इन तीनों के एटॉमिक मास लगभग प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनकी सेम होती हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। सही बात है, लिथियम की और पोटेशियम इन सबकी सिमिलरिटी क्या होती है कि लिथियम क्या करता है,
एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सोडियम की भी यही प्रॉपर्टी है और पोटेशियम की भी यही प्रॉपर्टी है। लिमिटेशंस क्या थी? ओनली अ फ्यू ट्राइड्स कुड बी आइडेंटिफाइड एंड इट वाज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम फॉर ऑल। ये हर किसी में एप्लीकेबल नहीं था, कुछ चुनिंदा एलिमेंट्स के अंदर ही एप्लीकेबल था, जिनको हम लोगों ने आज की डेट में कहाँ रखा हुआ है? ग्रुप फर्स्ट के अंदर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? ग्रुप फर्स्ट के अंदर रखा हुआ है। और उस ग्रुप फर्स्ट को क्या बोल रहे हैं हम लोग? अल्कली एलिमेंट्स, एस ब्लॉक अल्कली एलिमेंट्स। नाउ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स 1866, ठीक है। तो जॉन न्यूलैंड अरेंज्ड एलिमेंट बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। इसने कैसे अरेंज किया एटॉमिक मास को इंक्रीज होते हुए? किसने? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने। कब? 1866 में। एंड ऑब्जर्व दैट एवरी 8 एलिमेंट एग्जिबिट प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट जस्ट लाइक म्यूजिकल ऑक्टेव। अब ये बता रहा था कि अगले उसने 8 एलिमेंट्स लिए, उसमें से आखिरी वाला जो एलिमेंट है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पहले वाले एलिमेंट से सिमिलर है। अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि अब देखो इतने, अब हमारे डी ब्लॉक के अंदर 3 से लेके 12 तक पूरे के पूरे एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? सेम है। क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर में दे आर सॉलिड्स। क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर में क्या रहते हैं? वो सॉलिड्स रहते हैं। कंसेप्ट द एवरी 8th एलिमेंट रिपीट प्रॉपर्टी। हर 8वां एलिमेंट क्या कर रहा था? प्रॉपर्टीज़ को रिपीट कर रहा था यहाँ पर। लिमिटेशन दिस लॉ ओनली हेल्ड ट्रू फॉर लाइटर एलिमेंट्स। ये जो लॉ था ये लाइटर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहा, जो हल्के एलिमेंट्स हैं। हल्के एलिमेंट्स कौन से हैं? जो हमारे फर्स्ट ग्रुप के अंदर, फर्स्ट पीरियड के अंदर रहते हैं। कैल्शियम हो गया, इट इज़ फेल्ड वंस हैवियर एलिमेंट वर इंक्लूडेड मेकिंग इट इनकम्प्लीट। मतलब हैवियर एलिमेंट के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया गया। इस लॉ ने हैवी एलिमेंट के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं किया। इसने सिर्फ किसके बारे में बात करी? लाइटर एलिमेंट्स के बारे में बात करी। किसके बारे में बात करी? लाइटर, हल्के एलिमेंट्स जो होते हैं। हल्के एलिमेंट्स हमारे कहाँ पाए जाते हैं? एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के अंदर। बाकी जितने भी हैवी एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पर हैं? डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के अंदर। इज इट क्लियर? क्लियर? मैंडलीफ, जीनियस, द फर्स्ट पीरियड टेबल। ही इज मैंडलीफ। एक्चुअल पिक्चर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मिल गई है एआई से, ठीक है। तो ही हैज़ गिवन दिस लॉ। इस टेबल को, मॉडर्न पीरियड टेबल को बनाने वाले थे मैक्सिमम मैंडलीफ ही थे। कौन थे? सर मैंडलीफ, ठीक है। ही वॉज अ सो मैंडलीफ पीरियड टेबल 1869। मैंडलीफ पीरियड टेबल 1869। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया गया। डिम्ट्री मैंडलीफ ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क लेड द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न पीरियड टेबल का इन्हें फाउंडेशन तैयार कर दिया था कि भैया मैंने अरेंज कर दिया, अब इसको और एडवांस लेवल पे आप लोग अरेंज कर दो। तो सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो मैंडलीफ के द्वारा करवाई गई। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्रिडिक्टिव पावर्स। ही बोल्डली लेफ्ट गैप्स इन हिज टेबल्स। इन्होंने कुछ जगह खाली छोड़ी हुई थी पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्या करी थी? कुछ जगह खाली छोड़ी हुई थी फॉर एलिमेंट येट टू बी डिस्कवर्ड। जो एलिमेंट क्या होने थे? डिस्कवर होने थे। कुछ जगह क्या उन्हें खाली छोड़ी हुई थी। सच एज एका सिलिकॉन, लेटर जर्मेनियम, प्रिडिक्टिंग देयर प्रॉपर्टीज विथ रिमार्केबल एक्यूरेसी, ठीक है। लिमिटेशंस थी इनकी कुछ। मैंडलीफ टेबल कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। ये आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं बता पाए थे। कौन नहीं बता पाए थे? मैंडलीफ। ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक मासेस। Same element, but they are just having different atomic masses, so he was not able to explain the isotope of an elements, and had some anomalous ordering where the elements were placed out of the atomic mass sequence due to similar chemical properties. अब कुछ चीज़ों को जिसके सिमिलर प्रॉपर्टीज से उनको अरेंज कर दिया, बट कुछ आइसोटोप्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ मैंडलीफ। ये मैंडलीफ सर की क्या थी? कुछ लिमिटेशंस थी। इज इट क्लियर? द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया गया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। तो हेनरी मोस्ले रिविलेशंस इन 1913। 1913 द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर बाय हेनरी मोस्ले रिवॉल्यूशनलाइज्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमेंटल पीरियोडिसिटी। ही फाउंड दैट द एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नहीं होता, वो तो हम सबको मालूम है, ठीक है। Was the more fundamental property, was the
more fundamental properties governing an element characteristics. Modern periodic table, the physical and chemical properties of element are periodic functions of atomic number. मतलब इनको एटॉमिक नंबर के अंदर के अकॉर्डिंग इनके फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया सारे पीरियड टेबल्स को, ठीक है. दिस लॉ फॉर्म द कॉर्नर स्टोन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, प्रोवाइडिंग अ मोर एक्यूरेट एंड रोबस्ट फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग एलिमेंट्स. मतलब इन्होंने क्या किया, जिसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करने के बाद उसको एक सिस्टमेटिकली क्रम में बैठा दिया गया, ताकि अगर कोई प्रॉपर्टी निकालनी है, अगर हमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट चाहिए तो हम एस ब्लॉक की बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए तो पी ब्लॉक की बात करेंगे, ठीक है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट चाहिए तो एफ ब्लॉक की बात करेंगे, ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल, ठीक है. हम लोग बात कर रहे हैं ग्रुप वर्टिकली. टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स आर 18. देखो ध्यान से, मैं वापस से आपके पास डायग्राम के साथ आ रहा हूँ. ध्यान समझिएगा इसको. जो उसमें थ्योरी लिखी हुई थी उसको मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये वाला जो एरिया है, प्री से लेके 12 तक अरेंज किया गया है. टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो गए? 18. सर 18 ग्रुप्स कहाँ पे होंगे? 1 से लेके पूरा 18 तक यहाँ पे ग्रुप्स हो गए आपके. काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गए यहाँ तक. 13 14 15 16 17 18, तो कितने ग्रुप्स हो गए? 18 ग्रुप्स हो गए. 1 से लेके 7 तक क्या हो गए? इनके पीरियड्स हो गए. क्या हो गए? पीरियड्स हो गए. इज इट क्लियर? है ना. और ये पूरे क्या हो गए हमारे पास में? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो गए. क्या हो गए ये हमारे पास में? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो गए. सो दीज आर द अरेंजमेंट्स. इस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है. पी ब्लॉक 13 से लेके 18 तक लिया गया है यहाँ पे. और 80 नंबर क्या हो गया हमारे पास में? नोबल केसेस हो गई. क्या हो गई? नोबल केसेस हो गई. इसे क्लियर? क्लियर ना. तो इस तरीके से इन लोगों ने इस चीज़ को अरेंज किया हुआ है. ये पूरा वही लिखा है. एस ब्लॉक ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड. पी ब्लॉक 13 से लेके 18 तक था, ठीक है. डी ब्लॉक 3 to 12. एफ ब्लॉक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट लैंथेनाइट एक्टिनाइट यूजली प्लेस बिलो द मेन टेबल्स के. कहाँ रहता है ये? नीचे रहता है, ठीक है. क्लियर नहीं है ना. अंडरस्टैंडिंग पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज. क्या समझेंगे? पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज. कुछ जो एटम्स होते हैं, एटम के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है. तो एटम के अंदर प्रॉपर्टीज होती है. एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस डिसाइड द एटॉमिक साइज. क्या डिसाइड करेगा ये? एटॉमिक साइज डिसाइड करेगा, ठीक है. नॉन मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे. क्या बोला मैंने? जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे. फॉर एग्जांपल क्लोरीन गेन करेगा सोडियम को. तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या करेगा? गेन करेगा, ठीक है. मेटलिक कैरेक्टर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. जितने मेटल से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, जैसे Fe2+, आयरन लूज करेगा, कैल्शियम 2+, इलेक्ट्रॉन से लूज करते जाएंगे, तो दैट्स कॉल्ड मेटलिक कैरेक्टर. अंडरस्टैंड. इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनर्जी चेंजेस व्हेन गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसे उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो उसके अंदर क्या आ जाएंगे? चेंजेस आ जाएंगे. आ जाएंगे चेंजेस. कैसे चेंजेस आ जाएंगे? कि उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. क्या हो जाएगी? एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. आयनेशन एंथैल्पी एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन. वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में ज़रूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी. कल बताया था मैंने. क्या बोलते हैं उसको? आयनाइजेशन एनर्जी. बात 10th वाले बच्चे नीचे शिफ्ट हो जाए सारे. तो
है ना। नीचे लाइट और फैन ऑन कर लो और सारे टेंथ फाइल नीचे अरेंज नैन्स मैम के साथ में। मैम इनको नीचे वाले रूम में ले जाओ, टेंथ वाले पूरे फैन ऑन कर लेना, ठीक है। तो वी आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक पूरा, ये टेबल पूरा क्लियर। इसके अंदर जो जो पार्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, बहुत इजी तरीके से आपको अंडरस्टैंड हो गए, ठीक है। तो आयनेशन एंथैल्पी का मतलब, आयनेशन एंथैल्पी का मतलब द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। ई पीरियोडिक ट्रेन्स एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियस की मैं बात करूंगा यहाँ पे। एटॉमिक रेडियस, एटम का रेडियस। तो ये हमारे पास में सपोज करिए कि कोई भी एक एटम है, वी आर जस्ट हैविंग एटम। अभी एटम, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ एन एटम। मैंने बताया था सेंटर से आउटर मोस्ट पे जो भी इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, क्या ये, और यहाँ पे क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन है, कौन है। तो इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वो होगा उसका एटॉमिक रेडियस। क्या होगा, एटॉमिक रेडियस। इज इट क्लियर, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ एन एटम, इट इंडिकेट्स द साइज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये क्या बताएगा, साइज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एज यू मूव अक्रॉस अ पीरियड द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। जैसे हम पीरियड में बढ़ते जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। तो एज वी मूव पीरियड द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, more proton pulling the electron shell closer to the nucleus even though the number of shells remain constant। number of shells constant रहेंगे लेकिन फिर भी जो न्यूक्लियर का चार्ज रहेगा वो ज़्यादा ही रहेगा। मूविंग डाउन द ग्रुप न्यू इलेक्ट्रॉन शेल्स आर एडेड। जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाएंगे, उसमें ऐड होते जाएंगे। इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिस्पाइट द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, कहाँ से आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आएंगे। कैसे आएंगे, टॉप टू बॉटम की बात करूंगा मैं। जब यहां से मैं टॉप टू बॉटम आऊंगा तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। मूविंग डाउन अ ग्रुप, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट करेंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, ठीक है। बता देता हूँ मैं आपको टेबल के अंदर ही एक बार। हम यहाँ से यहाँ की तरफ आएंगे तो क्या डिक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस। यहाँ से यहाँ पे आने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता जाएगा और टॉप टू बॉटम आने में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे उतना एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता जाएगा। इज इट क्लियर, बढ़े आगे। आयनिक रेडियस, क्या, आयनिक रेडियस। The radius of an ion, a charged atom, it depends on whether the atom gain or lose the electron. Cation, positive ions formed by losing electrons. Cation are always smaller. Cation हमेशा छोटा रहेगा और anion हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मिंग बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, कैटायन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा। किसके अंदर से लूज होगा, एटम के अंदर से लूज होगा। तो एटम के अंदर से कोई चीज़ लूज होगी, ठीक है। तो formed by losing electron, cation are always smaller than their parents because they are having few electrons and often reduced number of electron shells. Anions formed by gaining electrons. Anion कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। एनायन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन को
गेन करेगा, फॉर्म बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो जो गेन करेगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा ना। तो जैसे मैंने क्लोरीन लिया यहाँ पे, तो क्लोरीन पे क्या आएगा यहाँ पे? नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इट्स गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। anion always larger than the parent atom due to increased electron repulsion with the same electrons। obviously जिसके पास चीज़ आएगी उसकी साइज़ बढ़ती जाएगी, और जिसके पास से चीज़ जाएगी उसकी साइज़ डिक्रीज होती जाएगी। व्हाट आई सेड कि कोई भी अगर लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो उसकी साइज़ का डिक्रीज होती जाएगी, और अगर कोई गेन करेगा तो साइज़ इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैटायन किसको बोल रहे हैं और एनायन किसको बोल रहे हैं हम लोग, अंडरस्टैंड। तो कैटायन क्लियर हो गया, फॉर्म्ड कब फॉर्म होता है कैटायन? फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ये सारे क्या हैं? क्या ये सारे कैटायंस हैं? क्या ये कैटायंस? और जो गेन करेंगे वो एनायंस, और जो लूज करेगा उसमें चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव, और जो गेन करेगा उसमें चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। इज इट क्लियर? ठीक है, ये हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, पूरे नोट्स प्रॉपरली अरेंज्ड है, सिर्फ इतने ही सफिशिएंट नोट्स पूरा एनसीईआरटी के कवर, पूरे एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम सटीक नोट्स हैं प्रॉपरली। अब आयनेशन एंथैल्पी मैंने कल बात करी थी, आयनेशन एंथैल्पी की कल याद नहीं करी थी? करी थी, क्या करी थी बताओ? What is the meaning of ionization enthalpy? The minimum energy required to take out the electron from the outermost orbit। कहाँ से निकालने के लिए? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है, दैट इज कॉल्ड आयनेशन एनर्जी और आयनेशन एंथैल्पी। अंडरस्टैंड? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एनर्जी चेंज व्हेन गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। जब आप इलेक्ट्रॉन को गेन करोगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, तो बढ़ेगी एनर्जी की कम होगी? जब आप इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी कम होगी? डिपेंड करता है कि कौन ऐड हो रहा है। जनरली क्या होता है कि दो एटम जब कंबाइन होंगे तब एनर्जी रिलीज होती है, और वो एटम जब एक मॉलिक्यूल बनता है तो वो स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, बता चुका हूँ मैं ये चीज़, अंडरस्टैंड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चार्ज क्या आएगा एटम के ऊपर? हाँ, एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव आएगा। फॉर एग्जांपल क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आएगी इसके अंदर। मेटलिक कैरेक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटलिक कैरेक्टर? जो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नॉन मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी चीज़ का अगर नॉन मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक है तो गैस है, और गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, टू गेन द इलेक्ट्रॉन। इट्स मीन टू से ऑल गैसेज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फॉर एग्जांपल एक गैस का नाम बताओ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहता है? -2 चार्ज। क्या होता है? -2 चार्ज। क्लियर? एटॉमिक रेडियाई, द साइज ऑफ एन एटम। क्या? एटम की साइज। एटम की साइज कैसे नापी जाती है? सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेकर, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, इससे क्या नापी जाती है? एटम की साइज। कहाँ से नापी जाती है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। इसके अंदर? आउटर मोस्ट शेल के अंदर। इज इट क्लियर? तो एटॉमिक रेडियस, the distance from the center of the nucleus to the outermost electron of an atom, it indicates the size of an atom। अभी बात करी मैंने जस्ट।
क्या लिखा हुआ है? क्लियर? ठीक है। एज यू मूव अक्रॉस द पीरियड, जब पीरियड में हम लोग बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। कहाँ बढ़ेंगे? पीरियड्स में। तो पीरियड्स ऊपर से नीचे आता है कि सामने से जाता है? अच्छा, हम टॉप टू बॉटम आते हैं। अच्छा, टॉप टू बॉटम आते हैं, दैट्स कॉल्ड पीरियड्स। क्या बोलते हैं इनको? पीरियड्स बोलते हैं। और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या बोलते हैं इनको? ग्रुप्स बोलते हैं। तो जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटम का साइज इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे। क्या बढ़ते जाएंगे? नंबर ऑफ शेल्स। देखो ना, तुम खुद देख लो, 3 से 11, 11 से 19, 19 से 37 और 37 से 55, 55 से सीधे 87, 87। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो ये क्या होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 7 पीरियड्स हैं। यहाँ पर कितने पीरियड्स हैं? और ग्रुप्स कितने? 18 ग्रुप में कौन आता है बेटा? दीक्षा, 18 ग्रुप में कौन आएगा? कौन आएगा? क्या होना आएगा? नोबल गैसेस। हेलोजन्स कहाँ पर है? हेलोजन्स कहाँ पर है? 16 ग्रुप के अंदर हेलोजन्स हैं। पक्का? ये हेलोजन्स हैं। हेलोजन्स आ रही है आपके 17 ग्रुप के अंदर। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, इसके अंदर आ रही है 17 ग्रुप के अंदर। इज इट क्लियर? बढ़े आगे? यहाँ पे कोई डाउट? पीरियड्स क्या है? नंबर ऑफ शेल्स कब इंक्रीज होंगे? जब टॉप टू बॉटम आएंगे। और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज इंक्रीज होगा। ठीक है? और नंबर ऑफ पीरियड्स कितने इसके अंदर? नंबर ऑफ पीरियड्स कितने? 18। नंबर ऑफ पीरियड्स कितने? 18। नंबर ऑफ ग्रुप्स 18 एंड नंबर ऑफ पीरियड्स आर 7 फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, across the period left to right atomic radius, down a group atomic radius, एनायन कैटायन। क्लियर हो गया था परफेक्टली? अब मैं पूछूंगा लास्ट में, नहीं है इसमें कुछ कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। इफ यू आर जस्ट हैविंग एनी कंफ्यूजन इन दिस थ्योरी, क्वेश्चन पूछ सकते हो। नो डाउट? शैल वी मूव? So, ionization enthalpy. What? What? The minimum energy required. क्या? Minimum energy required to remove electron from the gaseous atom in its ground state. जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे आयनेशन एंथैल्पी, दैट्स कॉल्ड IE. अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजिंग स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. जब पीरियड्स में बढ़ेंगे तो उनमें अट्रैक्शन बढ़ेगा. क्या बढ़ेगा? अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा. पीरियड के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या बढ़ेगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा. ठीक है. डाउन द ग्रुप डिक्रीज आउटर इलेक्ट्रॉन्स एंड फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस एक्सपीरियंस मोर शील्डिंग. अब हम लोग डिक्रीज क्या हो जाएगा यहाँ पे? चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल सकता है वहाँ पे. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे उनके अंदर क्या होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी. द एनर्जी चेंजेस दैट अकर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द गैसियस एटम. इलेक्ट्रॉन किससे ऐड होगा? गैसियस एटम. ऑब्वियसली नॉन मेटल है तो क्या गैसियस है, नॉन मेटल है तो गैसियस है. और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा कि लूज करेगा? गैसियस एटम गेन करेगा. ठीक है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या हुआ?
द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ, केमिकल बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। अक्रॉस द पीरियड बिकम मोर नेगेटिव, मोर एनर्जी रिलीज्ड। अक्रॉस अ पीरियड की बात करेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर, बिकम मोर नेगेटिव, मोर एनर्जी रिलीज, बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज। एटम डिजायर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। डाउन द ग्रुप बिकम लेस नेगेटिव, लार्जर एटम हैव वीकर अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हो रहा है इसका, लार्जर एटम हैव वीकर अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन कम होता जाएगा। क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन कम होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड नहीं होगा। ठीक है। क्लोरीन हैज़ मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन द फ्लोरीन ड्यू टू स्मॉल साइज। अब जो क्लोरीन होता है वो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, क्योंकि उसका एटॉमिक साइज़ क्या है, छोटा है। तो जिसका साइज़ छोटा होगा वो ज़्यादा अट्रैक्शन रखेगा, जिसका साइज़ बड़ा होगा तो वो कम अट्रैक्शन रखेगा। इज इट क्लियर? बढ़े आगे। कुछ चीज़ें द मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में बात करी थी हम लोगों ने। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग उस समय प्रेजेंट नहीं थे, ताकि आपका भी चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एक रिवीजन चल जाएगा इसका आपका। अर्ली अटेम्प्ट टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स, सिस्टमेटिकल अंडरस्टैंडिंग। हमें एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि हम उन्हें सिस्टमेटिकली जमा के, कोई भी केमिस्ट, कोई भी रिसर्चर उसमें से एलिमेंट की प्रॉपर्टी को उठा के उसकी रिसर्च कर सके। इसलिए हमने पूरे 118 एलिमेंट्स को सिस्टमेटिकली जमाया। कहीं हमने एस ब्लॉक रखा, कहीं हमने पी ब्लॉक रखा, कहीं हमने डी ब्लॉक रखा, कहीं पे हमने एफ ब्लॉक रखा। इसलिए हमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्लासीफाई करने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है। प्रेडिक्टिव पावर्स, बाय क्लासिफाइंग एलिमेंट्स केमिस्ट कैन प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स और इवन दोज येट टू बी सिंथेसाइज्ड। तो जितने भी डिस्कवर उठा के हमने वहाँ रख दिए, और जो आने वाले होंगे जो न्यूली सिंथेसाइज है उनको भी वहाँ पे रखने के लिए हमने सीरीज बना के रख दी। ठीक है। रिवीलिंग पैटर्न्स, द पीरियड टेबल्स रिवील्स फैसिनेटिंग पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स फिजिकल। हमने कैसे उनको जमा के रखा, ऐसे जमा के रखा कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहे, लगभग सेम रहे। क्या रहे, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहे। इज इट क्लियर? अर्ली अटेम्प्ट्स, डॉपनियर ट्रेड्स, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इन्होंने क्या पूछा था। तो जॉन डॉपनियर नोटिस दैट सम एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप्स और थ्री or triads where the middle element's atomic mass was roughly the average of the other two and they shared similar chemical properties। अब इन्होंने क्या किया, ऐसे एलिमेंट्स को साथ में रखा जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या थी, सेम थी। कंसेप्ट एलिमेंट्स इन 3 विद एवरेज एटॉमिक नंबर, सबका एवरेज एटॉमिक नंबर क्या था, सेम था। लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, सोडियम भी 1 लूज़ करेगा, पोटेशियम भी 1 लूज़ करेगा। यहाँ पर लिमिटेशन ओनली फ्यू ट्राइड्स कुड बी आइडेंटिफाइड एंड वॉज नॉट कंप्रेसिव सिस्टम फॉर। ये कुछ चीज़ें सिमिलर हो गई थी लेकिन पूरे तरीके से एक्सप्लेन इसको नहीं कर पाए थे। कब करी थी इन्हें रिसर्च, 1817 में करी थी। ठीक है। इसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, कब हुई थी ये रिसर्च, 1866। जॉन न्यूलैंड अरेंज एलिमेंट बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड ऑब्जर्व दैट एवरी 8 एलिमेंट, हर 8वां एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ को रिपीट कर रहा था। 8 एलिमेंट्स उन्होंने सर्च किए, वापस 8वें एलिमेंट में प्रॉपर्टीज रिपीट हो जा रही थी। तो इन्होंने किस तरीके से एवरी 8th एलिमेंट रिपीट इट्स प्रॉपर्टीज। एनालॉजी ने क्या लगाया, लॉजिक की कोई भी, जैसे सारे गामा पादा नीसा, फिर सारे गामा पादा नीसा, तो वापस से क्या हो रहा था, वो रिपीट होते आए थे हर, मतलब उन्होंने उनकी लैंग्वेज में ये बता दिया था, दो रे मी फा सोल ला ती दो, फिर वापस से ये रिपीट हो जा रहा था। तो उन्होंने कुछ इस लॉजिक ये लगाया इसमें। लिमिटेशन क्या थी, दिस लॉ ओनली हेल्ड ट्रू फॉर लाइटर एलिमेंट्स। ये जो लॉ था ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल हुआ। लाइटर एलिमेंट्स आर फाउंड इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, कहाँ पाए जाते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। इट फेल्ड वंस हैवियर एलिमेंट्स वर इंक्लूडेड मेकिंग इट इनकम्प्लीट। ये थे मैनलीफ, कौन थे ये, तो मैनलीफ का पीरियड टेबल हम लोग पढ़ रहे हैं आज के डेट में, जो मॉडर्न पीरियड टेबल है जो आपकी किताबों में दिया हुआ है, जिसमें 118 एलिमेंट अरेंज हैं।
जो मैंने आपको दिखाया था अभी। ये मॉडर्न पीरियड टेबल है, इसमें कुछ चीज़ें मैंडलीफ ने खाली छोड़ी हुई थी, ठीक है, लेकिन इसको मैक्सिमम किसने दिया था? अभी कुछ चीज़ें यहाँ पे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड यहाँ बीच में भरे हुए हैं, एंड दे आर इन अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ऑल्सो कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो इन्होंने ये जो अरेंजमेंट किया था मैंडलीफ ने, सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग कर दी, मेटल्स को अलग कर दिया, नॉन मेटल्स को अलग कर दिया, हैवी मेटल्स को अलग कर दिया, और बहुत ही ज़्यादा हैवी मेटल्स को नीचे रख दिया इन्होंने, ठीक है। ये किसने किया था? मैंडलीफ ने किया था। The properties of element are predictive function of their atomic masses. Dimrit Mendeleev groundbreaking work laid the foundation for the modern periodic table. Predictive powers. So he boldly left gaps. कुछ जगह खाली छोड़ दी थी। क्यों खाली छोड़ दी थी? क्यों खाली छोड़ दी कुछ जगह? ताकि एलिमेंट और आगे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो सच एज एका सिलिकॉन लेटर, जिसको जर्मेनियम बोला गया, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन्स आर सेमीकंडक्टर्स। उसके अंदर कुछ सेमीकंडक्टर्स हैं, हम लोग अगली क्लासेस में बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इट विल कम इन योर 12th क्लास, लेकिन मैं पहले बता दूंगा आपको कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। लिमिटेशंस क्या थी? मैंडलीफ टेबल कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप की पोजीशंस नहीं बता पाया था, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ड्यूटेरियम, प्रॉपर्टी सेम है इनकी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इनकी डिफरेंट होती हैं। तो एंड हैड सम एनोमोलस ऑर्डरिंग वेयर द एलिमेंट्स वर प्लेस्ड आउट ऑफ द एटॉमिक मास सीक्वेंस ड्यू टू सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। कुछ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, इसलिए उसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल वो नहीं बता पा रहा था कि और कैसे बता, जितना पता लगा लिया उसकी उम्र भी हो गई, अब ज़्यादा उम्र में और क्या करेगा आदमी, जितना बन गया मिल गया। अब अगले आदमी ने उसको काम किया। काम कब शुरू हो चुका था इसका? 1817 में काम शुरू हो गया था, फिर 1866 में बढ़ा, फिर भाई साहब कब आए? 1869 में आए, और 1913 में फिर मॉडर्न पीरियड टेबल आया। कौन आया? 1913 में मॉडर्न पीरियड टेबल आया, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियड टेबल को अरेंज किया गया एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। आप जब एटॉमिक पीरियडिक टेबल देखोगे ना, जब आप पीरियडिक टेबल देखेंगे तो आपको सब 1 2 3 दिखेगा, 1 2 3 4 पूरा का पूरा एकदम सिस्टमेटिकली जा रहा है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना ही उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? और दूसरी खास बात यह है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सिमिलर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो दोनों कंबाइन होकर जस्ट उसका डबल मास बन जाता है। क्या बन जाता है? जस्ट डबल मास बन जाता है। इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी, सब कुछ इसके क्वेश्चंस हैं, वी जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। तो ये जो मैंने आपको थ्योरी बताई है, ये थ्योरी बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी के रेलिवेंट है। अगर आपने इतनी थ्योरी में तैयार कर ली तो योर नोट्स इज कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड एंड यू कुड अटेम्प्ट गुड इन योर एग्जाम। आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियड टेबल में द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग उसने चीज़ों को सिस्टमेटिकली जमाया हुआ है। तो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है। क्या है? अति आवश्यक। अब ये बात कर रहे हैं हम लोग, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि स्टार्ट में आ चुका था ये। वर्टिकली कॉलम 18 ग्रुप से बात हुई थी अभी। पीरियड्स कितने थे? 7। एस ब्लॉक 1 और 2 के अंदर अल्कली अल्कलाइन की बात हुई थी कल और आज भी। पी ब्लॉक के अंदर 13 से 18, डी ब्लॉक के अंदर 3 to 12,
एफ ब्लॉक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट यूजुअली प्लेस्ड बिलो द मेन टेबल के अंदर नीचे होता है, ठीक है, बताया था मैंने टेबल के अंदर आपको ये चीज़ें, ये पूरी चीज़ें क्लियर कर दी। तो इफ़ यू आर जस्ट हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस। तो इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ बताइएगा आप लोग, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।